हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज इवेंट, दैट इज कि यूएसए ने इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए हैं, तो उसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होता है। अब ये न्यूज का मतलब ये है कि यूएसए ने कहा है कि जो भी कार यूएसए में इंपोर्ट होगी, कोई भी ट्रक यूएसए में इंपोर्ट होगा, या फिर कोई भी कार का यानी कि कोई भी ऑटोमोबाइल का अगर कोई भी पार्ट है जो यूएसए से इंपोर्ट किया जा रहा है एंड यूएसए में असेंबल हो रहा है, उन सब पे 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। अब ये न्यूज़ को समझने के लिए हम एक स्टोरी समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन थे यूएस के प्रेसिडेंट, उससे पहले वापस डोनाल्ड ट्रंप थे एंड उससे पहले बराक ओबामा थे। तो जब बराक ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था तो उन्होंने इमिग्रेशन के लिए नई पॉलिसीज निकाली थी, जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि जो भी वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप साइंटिस्ट है, अगर आप टेक्नोलॉजी में है, अगर आप ऑटोमोबाइल में है, तो जो भी बेस्ट माइंड्स है उन सबको यूएसए ने इनवाइट किया था और कहा था कि आप यहाँ आइए, यूएसए के लिए काम कीजिए और इन रिटर्न हम आपको यूएसए की सिटीजनशिप देंगे। तो इसके चलते क्या हो गया था कि बाहर से कई सारे लोग यूएसए में माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए थे, बहुत सारे लोग उसका सिटीजनशिप लेने लग गए थे। बट इसका रिजल्ट ये हुआ था कि जो भी अमेरिकन सिटीजन थे, यानी कि जो वहां के लोग थे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो गई थी। कई सारे लोग बेरोजगार घूम रहे थे, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी शट हो गई थी। अब ये सब के चलते पब्लिक में एक एंगर था, तो डोनाल्ड ट्रंप जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे एंड वो फिर पॉलिटिक्स में आए, तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में ये इशू को रेस किया। उन्होंने कहा कि ये कंसर्न है कि हमें अमेरिका को पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी एंड हेंस जब वो इलेक्शन जीते बेस्ड अपॉन दिस कैंपेन, तो उन्होंने एक पॉलिसी भी लॉन्च करी, दैट वाज द अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। अब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि यूएसए एक सुपर पावर है, तो एक सुपर पावर का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि जियोपॉलिटिक्स में जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं तो उसमें वो इंटरवीन करते हैं। इसका एक और काम होता है सुपर पावर का कि हम बाकी सारी कंट्रीज के लिए एक डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी बना के देंगे। दैट मीन्स कि वो कंट्रीज को, लोगों को हेल्प करेंगे। बट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि एज ए सुपर पावर हमने बहुत सालों से बहुत सारी कंट्रीज के बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है, बट अब क्या करेंगे, हम अमेरिका के सिटीजन्स को पहली प्रायोरिटी देंगे। दैट इज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। कि अगर कोई भी सरकारी पॉलिसी निकल रही है जो फॉरेन सिनेरियो में इंपैक्ट करेगी या फिर इनफैक्ट डोमेस्टिकली भी कोई भी पॉलिसी निकली है, तो उसके अंदर जो अमेरिकन सिटीजन्स है उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद में इमिग्रेशन और रेफ्यूजीज और वो सब आएगा। तो इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने, अब जब वो वापस पावर में आए हैं, तो उन्होंने पहले भी इस तरीके के स्टेप्स लिए थे और अभी भी उन्होंने ये स्टेप लिया है कि उन्होंने कहा है कि जो कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइट, वो यूएसए में इतनी है नहीं। तो सारी कार्स कहां से होती है, मेजोरिटी ऑफ द कार, 50% ऑफ द यूएस की कार जो है वो बाहर से आती है। जब कार बाहर से आ रही है, ट्रक्स बाहर से आ रहे हैं और वो कार के जो पार्ट्स होते हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं, तो ये सब चीज पे यूएसए ने कहा कि हम इस पे 25% का इंपोर्ट टैरिफ लगाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, यूएसए का ये मानना है कि जो भी कार हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कार की कंपनी को यूएसए में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहिए, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी माना जाएगा यूएसए के लिए, राइट। तो ये सारी न्यूज है, राइट, तो ये पूरी कहानी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये कहानी का इंपैक्ट क्या हो रहा है इंडिया पे, राइट। बट बिफोर दिस लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस न्यूज अबाउट। अब जैसे न्यूज में हमने समझा है कि यूएसए ने क्या किया है, कि यूएसए ने बोला है कि हमने 25% टैरिफ इंपोर्ट, जो टैरिफ्स लगाए हैं इंपोर्ट पे, क्या चीज के इंपोर्ट पे लगाया है, कार के, ट्रक पे और कई सारे ऑटो पार्ट्स जो है। अब ये अनाउंसमेंट की गई थी मार्च 26 को और ये लागू किया जा रहा है 1 या 2 अप्रैल से लागू किया जा रहा है, यानी कि विद इन 5 डेज में ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो काफी ज्यादा चेंज होने वाले विद रिस्पेक्ट टू दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, राइट। अब ये सभी में ऐसा है कि इस तरीके का स्टेप्स लेने का कई सारे कारण होते हैं। जैसे सबसे पहला कारण यही है, जैसे हमने देखा कि 25% का इंपोर्ट लगाया गया है। अब ये इंपोर्ट क्यों लगाया गया है, क्योंकि अगर हम फिगर्स पे आते हैं तो हमें ये पता है कि यूएसए एट प्रेजेंट $474 बिलियन का 2024 में उसने इंपोर्ट किया है ऑटो प्रोडक्ट्स। अब ये ऑटो प्रोडक्ट्स में हर चीज आ जा रही है, उसके अंदर कार भी आ जा रहे हैं और कार के पार्ट्स भी आ जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि 474 बिलियन का 2024 में इतना ज्यादा इंपोर्ट किया है। और अगर इसका 50% देखते हैं, दैट मीन्स अराउंड $220 बिलियन, उसमें सिर्फ यूएसए कार इंपोर्ट कर रहा है।
दैट मीन्स कि वर्ल्ड का सुपर पावर है, बट उसके पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है कि वो जो कार है, वो कार में जितना भी वो कार के ऑटो पार्ट्स, ऑटो प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करता है, उसमें से आधा जो है 50% जो है वो पूरा कार ही इंपोर्ट कर रहा है, राइट। दैट मीन्स कि यहां पे यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ा एक इशू क्रिएट हो रहा है। इशू क्रिएट इन द सेंस ये हो रहा है कि यूएसए में जितनी भी कार चलती है, लेट्स से यूएसए में हर साल 100 कार बिकती है, तो उसका जो 50% है, यानी कि जो 50 कार है, वो कार वो यूएसए इंपोर्ट करता है, यानी कि वो खुद से नहीं निकाल रहा है, राइट। इसके अलावा जो ऑटो पार्ट्स की बात करी जाती है कि जो ऑटो पार्ट्स है, वो पार्ट्स में 60% ऑफ ऑटो पार्ट जो यूएसए यूज करता है वो भी यूएसए इंपोर्ट ही कर रहा है, राइट। तो ये सारा सिनेरियो जो है, जो यूएसए को फोर्स किया है कि उसको अपने कार के लिए टैरिफ इंपोज करना जरूरी है, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, दैट कि हर एक स्टूडेंट ने कहा है कि जो भी हम लेक्चर में करा रहे हैं, वीडियो में करा रहे हैं, इसका एक पीडीएफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अब से जो भी वीडियो रहेगी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा, वो लिंक से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते फॉर योर रेफरेंसेस, ओके, राइट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द न्यूज़। तो इसमें एक्चुअली इंपैक्ट इसका ये है कि अगर आपने 25% टैरिफ इंक्रीज कर दिया है, तो मान लेते हैं कि आज की तारीख में मार्च एंड तक यूएसए में एक कार है वो $30,000 की है, राइट। यानी कि 25 मार्च को वो कार $30,000 की है और वो 1 अप्रैल को वही कार $34,000 हो जाएगी, यानी कि इस पे $4,000 का प्राइस हाइक हो जाएगा। यानी कि कारें यूएसए में और ज्यादा महंगी होने वाली है। महंगी क्यों होने वाली है? क्योंकि एट प्रेजेंट जैसे हम देख रहे हैं, इतना इजी नहीं है कि आप विद इन 5 to 6 डेज में आप कह रहे हो कि आपको पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन चेंज करनी है, राइट। ये हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे, बट बिफोर गोइंग टू द फर्दर हमें इसका एग्जाम रिलेवेंस समझना है कि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला आ जाता है जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसके अंदर आ जाता है दैट इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस में हाउ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स इंपैक्ट बायलैटरल ट्रेड। ना प्रोटेक्शनिस्ट मेजर क्या हो जाता है कि एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं देयर इज एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट हम कई सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ और ज्यादा ग्लोबलाइज हो रही है, हम और ज्यादा डिजिटाइज कर रहे हैं। बट इन दिस एरा कई सारी कंट्रीज बोल रही लाइक यूएसए जो बोल रही है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। दैट मीन्स कि वो बोल रही है कि हमें हमारे इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, हमें इतना ज्यादा ग्लोबलाइज नहीं करना, हमें समाज सेवा नहीं करनी है, हमें सिर्फ खुद के कंट्री के लिए पहले वेलफेयर देखेंगे, फिर अगर हमारे पास वो पैसा बचेगा तो वो पैसा हम बाकी के वेलफेयर्स के लिए लेके आएंगे, राइट। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू जीएस 2 के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जीएस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस ऑन इंडियन इंडस्ट्री, की इंडियन इंडस्ट्रीज पे ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस क्या रहेगा। क्योंकि इंडिया अगर देखा जाए तो इंडिया इसमें से अराउंड $20 बिलियन वो एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, यानी कि यूएसए इंडिया से $20 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो उसके चलते इंडिया की इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट आ सकता है, राइट। एंड ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन का मतलब ये हो जाता है कि यूएसए कह रहा है कि $400 बिलियन, राइट, कि $400 बिलियन का वो हर साल इंपोर्ट कर रहा है, और अब वो कह रहा है कि वो $400 बिलियन का इंपोर्ट नहीं करेगा, राइट। तो उसके लिए उसने उसको बहुत ज्यादा महंगा कर दिया है। अब जब महंगा कर दिया है तो जो यूएस में सब कार असेंबल करते रहे, तो वो जो कंपनी होती है जो कारों को असेंबल करती है, वो कह रही है कि ये अगर पार्ट मैं इंपोर्ट करता हूं तो मेरे को बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तो वो पार्ट वो डोमेस्टिकली लेके आएगा। बट सवाल ये बनता है कि अगर आप वो पार्ट डोमेस्टिकली सोर्स कर सकते थे ऑलरेडी, तो आप इंपोर्ट ही नहीं करते। आपने इंपोर्ट क्यों किया? क्योंकि इंपोर्टेड मटेरियल आपको और ज्यादा क्वालिटी में एफिशिएंट लगा, राइट, उसकी प्राइस एफिशिएंसी लगी, एंड अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव वे में रन करता है, राइट। तो ये चीज से ग्लोबल ट्रेड का डिसरप्शन होगा, तो उससे इंडियन इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट आएगा। सेकेंड थिंग हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया वर्सेस ग्लोबल वैल्यू चेन्स का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, तो उसके चलते मेक इन इंडिया पे भी ये इफेक्ट आएगा। देन हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज है ऑटो सेक्टर में, उनको क्या टाइप का इश्यूज फेस करना रहेगा। सो दीज आर ऑल द डायमेंशंस, कि ये डायमेंशंस है कि जब भी हम आप न्यूज़ पढ़ते हैं ना,
तो हमें वो न्यूज़ को पता होना चाहिए कि ये हमारे सिलेबस में कहाँ पे रिलेटेड है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिलेट योर न्यूज़ विद द एग्जाम सिलेबस. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स गेट बैक टू द न्यूज़. तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये टैरिफ मूव क्यों लिया गया, राइट. तो इसका मतलब ये है कि ये टैरिफ मूव लेने का मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि जैसे हमने देखा कि 1960s से अगर देखा जाए, 1960s से ये 3 कंपनियां थी यूएस में, जीएम, फोर्ड एंड चार्ल्सलर. ये तीनों कंपनी का यूएसए में जो शेयर था, दैट मीन्स कि 85% ऑफ यूएसए में जो कारें बिकती थी वो ये 3 कंपनी से बिकती थी. लेकिन अगर हम आज का देखते हैं 2025 का, तो ये जो 85% शेयर है वो गिर के 29% शेयर हो चुका है, राइट. सो दैट मीन्स कि ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है यूएस के कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए. अब ये सवाल ये बनता है कि ऐसा क्यों हुआ, राइट. व्हाई इज दिस हैज बीन हैपेंड. तो यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि कई सारी कंपनीज हो जाती है, जैसे लेट्स से जापानीज कंपनीज हो गई, राइट, जर्मन कंपनीज हो गई, साउथ कोरियन कंपनीज हो गई, लाइक वॉक्सवैगन हो गया या एक्सेट्रा हो गया. अब ये सारी कंपनीज का क्या है कि इन्होंने एज कंपेयर टू दीज 3, ये जो 3 बड़ी कंपनीज है इनके कंपेयर में उन्होंने अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करी, फ्यूल एफिशिएंसी बनाया एंड एट द एंड एक ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन लेके आया. तो आज के टाइम में वॉक्सवैगन एक ऐसी कंपनी है जो हर एक कंट्री में मिलेगी. व्हाई? बिकॉज वॉक्सवैगन की कारें आर वेरी मच बेटर, आर वे बेटर, राइट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड फ्यूल एफिशिएंसी. तो वो जर्मन मेकर्स है. अब जर्मनी से वॉक्सवैगन आया है तो वो उसकी इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके जा रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी इंजीनियरिंग टेक्निक्स, जो इंजीनियरिंग की नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी है एंड उसके चलते उसका क्वालिटी बहुत इंप्रूव है. तो ये 3 कंपनी ने उसके साथ अपना क्वालिटी मैच नहीं कर पाया एंड हेंस जो 85% शेयर है वो गिर के 29% शेयर हो गया है, राइट. बाकी ये फिगर्स हम देख ही चुके हैं कि 60% ऑफ द कंपोनेंट्स वो यूएसए फॉरेन से लेता है. 50% ऑफ कार जो यूएसए में बिक रही है वो भी इंपोर्ट करी जाती है, राइट. तो इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि यूएसए ने बोला है कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे ये सभी कंपनीज पे, राइट. ये सभी कंपनीज पे 25% टैरिफ लगाएंगे तो इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि यूएसए का ये मानना है कि हमें क्या करना है, हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना है बाय अट्रैक्टिंग दी एफडीआई. बट एफडीआई का एक अलग ही कहानी है. एफडीआई की कहानी ऐसी है कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में कब आता है, जब आप उसको रिटर्न दिखाते हो. तो अगर हम कंपेयर करते हैं, लेट्स से यूएसए का जो जीडीपी ग्रोथ रहता है वो 2 to 3% है, राइट. एंड उसी के सामने अगर हम इंडिया का देखते हैं तो वो जीडीपी ग्रोथ रेट 7 to 8% है. दैट मीन्स कि अगर एज एन इन्वेस्टर मैंने 100 रुपए यूएसए में डाल रहा हूं तो मेरे को उसका रिटर्न क्या मिलेगा, 103 रुपए मिलेगा. और वही अगर मैं इंडिया में 100 रुपए डाल रहा हूं तो मेरे को उसका रिटर्न मिलेगा 108 रुपए. सो दैट मीन्स कि मेरे को 5 रुपए का ज्यादा फायदा है अगर मैं इंडिया में इन्वेस्ट करता हूं. ओके, सो हर एक फॉरेन इन्वेस्टर क्या देखेगा, वो यही चीज देखेगा दैट कि उसको उसका जो इन्वेस्ट कर रहा है वो इन्वेस्ट का रिटर्न कितना मिल रहा है. सो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है यूएसए की ये पॉलिसी के लिए कि आपने कहा है कि 25% का आप टैरिफ इंक्रीज कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि वॉक्सवैगन और बाकी सारी कंपनीज जो है वो आपकी कंट्री में आके मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करेगी, राइट. एंड उसके लिए आप एफडीआई दोगे, मतलब एफडीआई लोगे. सो दैट मीन्स आप चाहते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आए. बट वो फॉरेन इन्वेस्टर क्या देख रहा है कि उसके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है और आप कितना रिटर्न दे पा रहे हो. 100 रुपए पे जिस 3 रुपए का रिटर्न दे पा रहे हो और इंडिया उसकी जगह 8 रुपए का रिटर्न दे रहा है. तो एक इन्वेस्टर ऑब्वियसली इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करने का सोचेगा, राइट. तो ये चीज हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस यूएसए चाहता है कि उसको $100 बिलियन का रेवेन्यू लेके आना है फॉर द यूएस गवर्नमेंट में. बट एक बड़ा एग्जांपल ये आया था कि 2021 में जो टोयोटो है वो टॉप सेलिंग कार ब्रांड बना था यूएसए में. दैट मीन्स कि जो जीएम है उसको फर्स्ट टाइम ओवरटेक कर लिया था. तो आप देख सकते हो कि बाहर की कंपनीज जो है, लाइक जापानीज कंपनीज जो है, वो यूएसए में टॉप सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग कार बन रही है और ये पूरा ही बाहर से मैन्युफैक्चर हो रहा है जो यूएसए को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, राइट. तो ये सारे इश्यूज जो है वो यूएसए के लिए बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट कर रहा है, राइट. अब सवाल ये बनता है कि दैट विल इट रियली वर्क, क्या ये यूएसए के लिए सच में काम करेगा. तो जैसे हमने देखा कि यूएसए के लिए एक जो मेजर इशू क्या आ जाता है कि आप ग्लोबल सप्लाई चेन को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते.
चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यूएसए जो कार और कार के पार्ट्स जो इंपोर्ट करता है वो कोई एक कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर रहा, वो 10 कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, राइट? और ये 10 कंट्री के जो सब पार्ट्स हो रहे हैं वो अलग 10 कंट्री से इंपोर्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि आप कह रहे हो कि ये 20 कंट्री का प्रोडक्शन पूरा ही यूएसए में होना चाहिए। दैट इज नॉट एन ईजी टास्क, राइट? इसके अंदर शायद सालों लग जाएंगे, राइट? तब जाके ये होगा, वो भी कब होगा? जब आप बहुत ज्यादा एफडीआई दोगे, राइट? बहुत ज्यादा लोगों को बोलोगे कि आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो और बहुत ज्यादा हम आपको रिटर्न प्रोवाइड कर पाएंगे, तो आपके पास ये चीजें हो पाएगी। सो दैट मीन्स कि आप ऐसे करके ग्लोबल सप्लाई चेन को चेंज नहीं कर सकते। और जैसे हमने कहा कि एफडीआई क्या देखता है? एफडीआई रिटर्न देखता है। अब दूसरी बात यह है कि यूएसए में अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूएसए में जो लेबर कॉस्ट है वो काफी ज्यादा महंगा है एज कंपेयर टू जर्मन, एज कंपेयर टू जापान एंड साउथ कोरिया और एक्सेट्रा। सो दैट मीन्स कि अगर आपको आपका कॉस्ट डिक्रीज करना है तो उसके लिए आपको लेबर कॉस्ट डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप लेबर कॉस्ट डिक्रीज कर दोगे तो जो यूएसए के लेबर्स है उनके हाथ में पैसा कमाएगा। अब उनके हाथ में पैसा कमाएगा तो इकोनॉमी में स्लो डाउन का चांस बन जाएगा। सो दैट मीन्स कि यूएसए ये भी अलाउ नहीं कर सकता कि हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आए। सो एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सो एट दिस समय आप कह रहे हो कि आपको ग्लोबल सप्लाई चेन चेंज करना है, लेबर कॉस्ट को भी मेंटेन रखना है, तो एक रेप्लिकेटिंग इकोनॉमीज बनाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो दैट इज नॉट एन इजी टास्क। वेरे जो एक और चीज एक और चैलेंज इशू क्रिएट करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ट्रांजिशन हो रहा है वो एक बहुत डिफिकल्ट है। जैसे हमने इससे पहले वाली न्यूज में देखा है कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है और ये चिप्स सबसे ज्यादा कहां से आती है? चाइना से आती है। तो अगर आप बोल रहे हो कि आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चिप्स पे इंपोर्ट ड्यूटी 25% से इंक्रीज कर दी है, तो क्या यूएसए में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड होनी है वो क्या इतनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी कि वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होने लगेगी, राइट? तो उससे क्या होगा? कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब क्या हो गया कि यूएसए दो नाव में सवार हो गया कि यूएसए को एक साथ में जो पेट्रोल इंजन कार्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है एंड ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भी प्रोडक्शन बढ़ाना है। बट पॉइंट क्या है कि दोनों के पार्ट्स यूएसए के पास नहीं है, दोनों ही उसको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं जिनकी डिमांड है, राइट? तो ये सारी जो चीजें है कि जो इंपैक्ट रहेगा ईवी ट्रांजिशन में वो बहुत ही डेट्रीमेंटल रहेगा, क्योंकि यूएसए जैसे सुपर पावर अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे काम नहीं करेंगे तो हम हमारे एनवायरमेंट के गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, राइट? तो इसका एग्जाम्पल यही है कि जो BMW और जो मर्सिडीज है वो मैक्सिकन प्लांट्स को यूज करते हैं, राइट, टू एक्सपोर्ट कार्स टू द यूएस एट लोअर कॉस्ट, राइट? तो इसमें क्या होगा कि अगर आप बोल रहे हो कि BMW और मर्सिडीज पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी, तो अब जब टैरिफ लगा दिया जाएगा तो जो इनपुट कॉस्ट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा यूएसए के लिए, कि जो असेंबली लाइंस होगी ना वो नहीं कर पाएंगे, राइट? ना अगर हम इंडिया पे इंपैक्ट समझते हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो इंपैक्ट है वो थोड़ा सा इशू हमारे लिए क्यों क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम इंडिया एज अ $21.1 बिलियन जैसा जो है वो ऑटो पार्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? हम कार एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम ऑटो पार्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऑटो पार्ट्स में भी हम इतना कोई क्रूशियल ऑटो पार्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? लेट्स से एक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? हम एक म्यूजिक सिस्टम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यूएसए में अगर बताया गया कि अगर आपको ब्रेकिंग सिस्टम इंडिया से लेना है तो 25% प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे? जो डोमेस्टिकली वो कार्स को असेंबल करते हैं वो कहते हैं कि ये पार्ट्स हम यूएसए से ही ले लेंगे, राइट? यूएसए में कई सारे डोमेस्टिक सप्लायर्स होंगे जो ब्रेकिंग सिस्टम बनाते होंगे, जो म्यूजिक सिस्टम बनाते होंगे, या कोई और छोटी मोटी टाइप की टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते होंगे। तो इंडिया पे एक बहुत ही हैवी हिट आने वाला है कि ये जो एक्सपोर्ट है वो और ज्यादा कम हो सकता है, राइट? तो ये चीज है। इसके अलावा जो पॉइंट ये होता है कि इंडिया में जो व्हीकल्स हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। जैसे एट प्रेजेंट देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड का 650 सीसी एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया। इसके अलावा इंडिया जो टाटा की सब्सिडरी है दैट इज जैगवार लैंड रोवर, राइट? जैगवार लैंड रोवर ये भी
कम इंपोर्ट होती है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों ही यूएसए इंपोर्ट करता है, बट अगर दोनों पे 25% टैरिफ इंक्रीज हो गया तो लोग रॉयल एनफील्ड की जगह कोई और बाइक परचेज करने लगेंगे जो यूएसए में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। तो इंडिया पे ये जो $21 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। तो ये चीज़ है, राइट। तो जैसे हमने बताया गया कि जो टाटा मोटर्स का जैगवार लैंड रोवर है उसके चलते उसके जो 22% सेल्स गिर सकती है, राइट, बिकॉज इस तरीके का हमने यूएसए ने इस तरीके की पॉलिसी बनाई हुई है, राइट। सो वैल्यू एडिशन में हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया का ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है उसने ये चीज़ के बारे में वार्निंग दी है कि एक सस्टेन्ड टैरिफ रिजीम से हमारा जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, एंड इनफैक्ट जो हमारी सप्लाई चेन जो हमने बनाई हुई है वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो सकती है, राइट। तो अब सवाल ये बनता है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कि इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। तो इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड इज़ वेरी सिंपल है कि हमें हमारा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हमें ईयू के मार्केट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अफ्रीकन मार्केट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देन हमें साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि इंडिया आजकल आप देखोगे न्यूज़ में कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए टॉक्स कर रहा है, राइट, यानी कि यहाँ पे बातें चल रही है। तो ये बातों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और हमें जो बड़े मार्केट से लाइक ईयू है, आसियन है, इन सब पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दैट इज अवर पॉइंट, राइट। देन हमें ऐसा है कि जो सेक्टोरल एग्जेम्पशंस है इन ट्रेड टॉक्स विद यूएस इस पे नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास एक बार्गेन पावर होना चाहिए कि ये हम आप लोगों से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग हमसे ये इंपोर्ट करने में टैरिफ नहीं लगा सकते। इसके अलावा हमें ऐसा है कि ट्रेड टॉक्स में नेगोशिएशन बोला है तो वी शुड यूज़ प्लेटफॉर्म्स लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि डब्ल्यूटीओ का नाम काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है कि ये हमेशा डेवलप कंट्रीज़ को ही फेवर करता है, बट स्टिल हमें थोड़ा सा हमारी वॉइस रेस करनी पड़ेगी बिकॉज इंडिया इज़ बिकमिंग अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो जब ग्लोबल साउथ मिलके ये वॉइस रेस करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया या इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दिस कंट्रीज़, तब जाके इस पर कुछ नेगोशिएशन हो सकता है। क्योंकि रिमेंबर 2015-16 में जब इंडिया ने ऐसा डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट लगाया था फॉर सोलार पैनल्स के लिए तो यूएसए ने ये केस डब्ल्यूटीओ में लेके गए थे जिसमें इंडिया हार गया था, राइट। तो इंडिया को वो चीज़ हटानी पड़ी। तो सेम गोज विद द यूएसए ऑल्सो, बट द पॉइंट इज कि जो नेगोशिएशन है उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि हमें भी ऐसी टेक्नोलॉजीज बनानी है, हमें भी ऐसी क्वालिटीज़ देनी है, हमें भी फ्यूल एफिशिएंट चीज़ें बनानी है ताकि एक ग्लोबल लेवल पे एक रिकग्निशन बने। देन हमें ईवीज और जो अदर ऑटो टेक है उस पर फोकस करना। अब ईवीज पे क्यों फोकस करना, बिकॉज ईवी एट प्रेजेंट इज इन द नास्केंट स्टेज। हम देख रहे हैं कि आए दिन इंडिया में एक नया ईवी आ रहा है एक नई कंपनी आ रही है, एक नया स्टार्टअप आ रहा है। सो ये सारी चीज़ों को मोटिवेट करना जरूरी है क्योंकि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि आप एक चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आप जब आप वो एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है, जब आप फेल होंगे तब आप उससे एक लर्निंग लोगे एंड आपको ये समझ आएगा कि ये टेक्नोलॉजीज में ये सारी चीज़ों की चेंजेस की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये चीज़ पे हम वर्क कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमें एक लोकल इकोसिस्टम बिल्ड करना है ताकि हम यूएस के मार्केट पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे, यानी कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा इंक्रीज करनी है। हम यूएस पे ना डिपेंडेंट रह के मार्केट्स को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें, right? So yes, this is it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.